कल्पना कीजिए, आप दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से पढ़कर वापस लौट रहे हैं। जैसे अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। जो उस समय तो क्या आज भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आपके पास अर्थशास्त्र और कानून की सर्वोच्च डिग्रियां हैं और आपको एक रियासत में मिलिट्री सेक्रेटरी जैसा बहुत ऊंचा सरकारी पद मिलता है। हाँ, एक ऐसा पद जहां आपके पास काफी ताकत होती है। सही कहा। लेकिन ओम, जब आप अपने उसी शानदार ऑफिस में बैठते हैं तो आपका ही चपरासी आपको फाइल हाथ में देने के बजाय दूर से ही आपकी मेज पर फेंक देता है। ये सच में बहुत अपमानजनक है। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? आज के हमारे इन स्रोतों का मिशन एक ऐसी ही शख्सियत की गहराई में उतरना है जिन्होंने इस अकल्पनीय अपमान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। मेरा मतलब है, हाँ, और अक्सर जब इस नाम का जिक्र होता है ना, तो हमारे दिमाग में तुरंत भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता की छवि उभरती है। जो गलत नहीं है, लेकिन आज इन दस्तावेजों को खंगालने पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो उससे कई अधिक विशाल है। बिल्कुल। मतलब उनकी पहचान सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं थी। एकदम सही। देखिए, वे एक महान समाज सुधारक और सदियों से हाशिए पर धकेल दिए गए दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक अप्रतिम नेता भी थे। उनके पूरे जीवन का जो मूल उद्देश्य था, वो महज अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था। तो फिर उनका मुख्य लक्ष्य क्या था? उनका असली लक्ष्य था समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय के वास्तविक मूल्यों को स्थापित करना। और ये लड़ाई अंग्रेजों से ज्यादा खुद अपने ही समाज की सड़ी गली व्यवस्थाओं से थी। और इस व्यवस्था से उनका सामना बिल्कुल बचपन से ही शुरू हो गया था। इन दस्तावेजों के अनुसार उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। हाँ, महू कैंटोनमेंट एरिया। बिल्कुल। वे अपने माता पिता रामजी मालोजी सकपाल और भीमा बाई की 14वीं और सबसे छोटी संतान थे। वैसे उनका मूल स्थान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले का अंबाडवे गांव था, लेकिन मुझे यहाँ सबसे दिलचस्प बात उनके जन्म की जगह लगती है, एक मिलिट्री छावनी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, अगर हम उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का संदर्भ दें, तो उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। अच्छा, तो सेना के माहौल का उन पर असर पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा। सेना में एक खास तरह का सख्त अनुशासन होता है। वहां नियम सबके लिए बराबर होते हैं। उनके शुरुआती जीवन में जो व्यवस्था और अनुशासन के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है, उसका आधार उसी छावनी ने रखा था। लेकिन विडंबना देखिए। कैसी विडंबना? घर और छावनी के बाहर की दुनिया का अनुशासन बिल्कुल अलग था। वो समाज के क्रूर जातिगत नियमों से चलता था। महार जाति में जन्म लेने के कारण, जिसे उस समय अछूत माना जाता था, उन्हें बचपन से ही भीषण सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ा। किसी व्यक्ति के जन्म की परिस्थितियां जिन पर उसका खुद का कोई नियंत्रण नहीं होता, वो उसका पूरा जीवन तय करने की कोशिश करती हैं। सही कहा आपने। और बचपन की ये कठिनाइयां ऐसी थीं जो किसी को भी तोड़ सकती थीं। बहुत छोटी उम्र में ही उनकी माता का निधन हो गया। ओहो, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, और जब उनके पिता सेना से रिटायर हुए तो परिवार सतारा आ गया। वहां उन्हें भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन जो सामाजिक बहिष्कार था, उसका घाव ज्यादा गहरा था। सामाजिक बहिष्कार मतलब समाज के लोग उनसे किस तरह का व्यवहार करते थे? देखिए, एक उदाहरण देता हूं। अछूत होने के कारण गांव के नाई उनके बाल तक नहीं काटते थे। अरे बाप रे, बाल भी नहीं काटते थे? बिल्कुल नहीं। लोग उनसे दूर रहते थे। एक छोटे बच्चे के बालमन पर इस निरंतर बहिष्कार का जो प्रभाव पड़ा, उसी ने आगे चलकर इस असमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की आग पैदा की। और ये भेदभाव सिर्फ समाज के आम व्यवहार तक सीमित नहीं था। स्कूली जीवन के जो तथ्य इन दस्तावेजों में है, वे तो सचमुच विचलित करने वाले हैं। हाँ, स्कूल में उनके साथ जो होता था वो किसी भी बच्चे के लिए डरावना हो सकता है। उन्हें क्लास में दूसरे सवर्ण बच्चों के साथ नहीं, बल्कि अलग से एक बोरे पर बैठाया जाता था। और सबसे अमानवीय बात ये थी कि अगर उन्हें प्यास लगे तो उन्हें खुद पानी के बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल। स्कूल का चपरासी ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था, तब वे पी सकते थे। मतलब अगर चपरासी छुट्टी पर है या वहां नहीं है, तो क्या उन्हें प्यासा रहना पड़ता था? हाँ, इसका मतलब था कि उस दिन पानी नहीं मिलेगा। इसे नो प्यून नो वाटर कहा जाता था। इस स्थिति को अगर हम संस्थागत नजरिए से समझें तो ये केवल भौतिक अलगाव नहीं था। शिक्षा प्रणाली भी इस भेदभाव का पूरा हिस्सा थी। वो कैसे? मतलब पढ़ाई में भी भेदभाव था। जी हाँ, उन्हें संस्कृत पढ़ने से वंचित रखा गया। उस समय संस्कृत को ज्ञान की सर्वोच्च भाषा माना जाता था और अछूतों का इसे पढ़ना वर्जित था।
इसलिए मजबूरन उन्हें फारसी चुननी पड़ी। ये तो सीधा सीधा शिक्षा के अधिकार को छीनने वाली बात हुई। बिल्कुल। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच एक सकारात्मक बिंदु भी उभरता है। उनके स्कूल में केलुस्कर गुरुजी नाम के एक शिक्षक थे, जिन्होंने इस बच्चे की मेधा को पहचाना। अच्छा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ उन्हें लगातार प्रोत्साहित किया, बल्कि स्कूल के रिकॉर्ड में उनका उपनाम भी बदल दिया। उनका असली उपनाम सकपाल था, जिसे बदलकर केलुस्कर गुरुजी ने अपने गांव के नाम पर अंबेडकर कर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का थोड़ा सा प्रोत्साहन किसी का जीवन बदल सकता है, और ये बदलाव उन्हें बहुत बड़ी उड़ान की तरफ ले गया। हाँ, 1913 का साल उनके लिए एक बड़ा वैचारिक मोड़ था। बिल्कुल। जब बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें 25 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति दी, और इसके सहारे वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क चले गए। देखिए, ये अमेरिका में कदम रखना उनके लिए वैचारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। ऐसा क्यों? मतलब पढ़ाई तो वे भारत में भी कर ही रहे थे ना? पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अमेरिका में जाने के बाद जीवन में पहली बार उन्होंने समानता का अनुभव किया। वहां कोई छुआछूत नहीं थी, कोई उन्हें उनकी जाति से नहीं आंकता था। उस मुक्त वातावरण ने उन्हें ये सोचने की आजादी दी कि एक न्यायपूर्ण समाज कैसा होता है। बाद में इसी विस्तार के लिए वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए। उनकी शैक्षिक उपलब्धियों की सूची तो इतनी प्रभावशाली है कि किसी को भी हैरत में डाल दे। हाँ बिल्कुल, जरा डिग्रियों की लिस्ट तो देखिए। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी, इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी, और लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री। यहाँ ये विश्लेषण करना जरूरी है कि वो अपने समय के भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे और योग्य व्यक्तियों में से एक थे। महज डिग्रियां ही नहीं, अर्थशास्त्र और कानून की उनकी समझ बहुत गहरी थी। रुपए की समस्या पर उनका जो शोध था, वो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। लेकिन यहाँ मुझे एक हैरानी हो रही है, या यूं कह लें कि एक सवाल उठ रहा है, क्या इतनी डिग्रियों और उच्च शिक्षा के बाद भी उनके लिए हालात नहीं बदले? ये बहुत ही जायज सवाल है, और इसका जवाब ठोस उदाहरणों से समझाता हूं। इतनी शिक्षा के बाद भी हालात बिल्कुल नहीं बदले। सच में? मतलब वही भेदभाव जारी रहा? बिल्कुल। जैसा कि आपने खुद शुरुआत में बताया था, बड़ौदा में मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे उच्च पद पर होने के बावजूद चपरासी दूर से फाइलें फेंकते थे। हाँ, वो किस्सा तो सच में हैरान करने वाला था। और इतना ही नहीं, मुंबई के पारसी सराय में उन्हें अपनी पहचान छिपाकर रहना पड़ा, और जब सच पता चला तो उन्हें बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया गया। सिडनहैम कॉलेज में सवर्ण प्रोफेसर उनके साथ पानी पीने से मना कर देते थे। उफ, ये तो बहुत निराशाजनक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल शिक्षा से समाज नहीं बदलता, सामाजिक सुधार अत्यंत आवश्यक है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब उन्होंने ये कड़वी सच्चाई महसूस की, तब उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। और पता है, वे अछूतों और गरीबों के मुकदमे मुफ्त लड़ते थे। यहीं से उनके समाज सुधार की एक ठोस शुरुआत हुई। और शायद इसी अनुभव ने उन्हें उनका प्रसिद्ध मूल मंत्र दिया, एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज, यानी शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हाँ, इस मंत्र की व्याख्या बहुत गहरी है। उनका मानना था कि पहले शिक्षा चाहिए ताकि शोषण समझ आए, फिर उस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, और अंत में संगठित रहो ताकि उस बदलाव को कायम रखा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने जागरूकता अभियान भी शुरू किया। 1920 में शुरू की गई मूक नायक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने समाज की सच्चाई उजागर की। बिल्कुल। और अगर हम उनके दलित आंदोलन में नेतृत्व की बात करें, तो उन्होंने सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों और स्कूलों में समान अधिकारों की स्पष्ट मांग की। और ये मांग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं थी ना, राजनीतिक स्तर पर भी उन्होंने काफी प्रयास किए। हाँ, राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर उनके प्रयास बहुत रणनीतिक थे। उन्होंने सरकारी नौकरियों और सेना में भर्ती की मांग रखी। 1928 के साइमन कमीशन में उन्होंने अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की वकालत की। और मुझे याद आ रहा है कि वे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भी गए थे। सही कहा। 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में वे अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात बहुत मजबूती से रखी। अपनी इस लड़ाई को और संगठित करने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण संगठन भी बनाए, जैसे 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी
और समता सैनिक दल। और पत्रकारिता तो उनका सबसे बड़ा हथियार था। मूक नायक से जो सफर शुरू हुआ वो 1927 में बहिष्कृत भारत, 1929 में समता और बाद में प्रबुद्ध भारत तक चला। इन अखबारों के माध्यम से उन्होंने शोषित वर्ग की आवाज को मुख्य धारा में ला दिया। इस पूरे आंदोलन में एक घटना बहुत ऐतिहासिक कदम मानी जाती है, 20 मार्च 1927 का महाराष्ट्र का महाड़ सत्याग्रह। ये महाड़ सत्याग्रह कोई मामूली घटना नहीं थी। हाँ, चवदार तालाब से पानी पीने का आंदोलन। देखने में तो ये सिर्फ पानी का अधिकार लगता है, लेकिन इसके पीछे का गहरा अर्थ समझना होगा। देखिए, ये सिर्फ पानी का अधिकार नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी छुआछूत की परंपरा को तोड़ने की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। जब उन्होंने इस तालाब का पानी पिया तो उन्होंने उस व्यवस्था को चुनौती दी जो इंसान को इंसान नहीं मानती थी। और शायद इसी दौरान एक और बड़ी घटना हुई थी, मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन। बिल्कुल, मनुस्मृति को उस असमानता का प्रतीक माना जाता था जिसने इस भेदभाव को धार्मिक मान्यता दी थी। उसका दहन करना दरअसल असमानता के पूरे सिद्धांत को खारिज करना था। पानी के बाद उन्होंने मंदिर के दरवाजे भी खटखटाए। 2 मार्च 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जो लगभग 5 साल चला। अब यहाँ भी हमें इसके वास्तविक उद्देश्य का विश्लेषण करना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ मूर्ति पूजा के लिए नहीं थी। तो फिर इसका मुख्य मकसद क्या था? मकसद समाज को ये साबित करना था कि ईश्वर के घर में सभी इंसान समान हैं। अगर भगवान सबके हैं तो उनके मंदिर में जाने का अधिकार भी सबका होना चाहिए। ये सामाजिक समानता प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा टूल था। तो इन आंदोलनों से समाज में हलचल तो मची रही थी, लेकिन 1932 में एक बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हुई। हाँ, जब ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। बिल्कुल, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की गई, और इसके विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। देखिए, अगर हम निष्पक्ष रूप से समझौते के तथ्यों को रखें तो ये बहुत तनावपूर्ण समय था। गांधी जी की जान खतरे में थी और डॉक्टर अंबेडकर पर भारी दबाव था। तो फिर इसका क्या समाधान निकला? भारी दबाव में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी, लेकिन इसके बदले में उन्होंने दलितों के लिए विधानमंडलों में आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 करवा ली। ये तो एक तरह से बीच का रास्ता निकालने वाली बात हुई। बिल्कुल, और इसके बाद उनके राजनीतिक जीवन ने एक नई रफ्तार पकड़ी। 1937 के चुनावों में उनकी स्वतंत्र लेबर पार्टी ने 15 में से 13 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और फिर 1942 में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का भी गठन किया था। हाँ, और उसी साल 1942 में ही उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनका ये राजनीतिक दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे सामाजिक प्रगति के सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। और शायद यही कारण है कि आज़ादी के समय वे संविधान सभा में गए। बंगाल प्रांत से चुनाव जीतकर उनका संविधान सभा में प्रवेश हुआ। और 29 अगस्त 1947 को उन्हें सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बहुत बड़ी। और यहाँ उनके कठोर परिश्रम को उभारना जरूरी है। उनका स्वास्थ्य खराब रहता था, फिर भी उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया और एक बेहतरीन ड्राफ्ट तैयार किया। संविधान सभा की बहसों में जब कोई सवाल उठता तो उनके तर्कसंगत जवाब सबको निरुत्तर कर देते थे। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का पिता और आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंपने का वो ऐतिहासिक क्षण कौन भूल सकता है। संविधान की जो आत्मा गढ़ी, उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वास है, और उन्होंने इसे ऐसा बनाया जो परिस्थितियों के अनुसार लचीला भी है और जरूरत पड़ने पर कठोर भी। लेकिन एक स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है, इस संविधान में ऐसी क्या खास व्यवस्थाएं की गईं जिससे समाज के हर तबके को न्याय मिल सके? बहुत सी प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहले तो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का पूर्ण रूप से अंत कर दिया गया। इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। इसके अलावा देश की विविधता को देखते हुए ब्रिटिश तर्ज पर संसदीय प्रणाली अपनाई गई। देश की एकता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधायिका और नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान भी किया गया, ताकि उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। और इसी काबिलियत को देखते हुए
1947 में प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण पर वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। हाँ, और बतौर कानून मंत्री उन्होंने जो सबसे बड़ा काम करने की कोशिश की वो था हिंदू कोड बिल। मैंने इसके बारे में सुना है, ये महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा था ना? बिल्कुल। इस बिल के माध्यम से वे महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार और न्याय संगत विवाह और तलाक के कानून दिलाना चाहते थे। लेकिन रूढ़िवादी नेताओं ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया। तो फिर क्या हुआ? क्या वो बिल पास हो पाया? दुर्भाग्य से नहीं। जब 1951 में महिलाओं के अधिकारों पर उन्हें समर्थन नहीं मिला तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाप रे, महिलाओं के अधिकारों के लिए इतना बड़ा पद छोड़ दिया। हाँ, ये उनके साहस को दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है। ये सच में हैरान करता है कि एक व्यक्ति इतने मोर्चों पर एक साथ कैसे सोच सकता है। महिलाओं को समान वेतन और मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी लीव दिलाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। हाँ, और श्रमिकों के लिए उनके योगदान को तो अक्सर लोग भूल ही जाते हैं। श्रमिकों के लिए उन्होंने क्या खास कदम उठाए थे? देखिए, कारखानों में काम के घंटे पहले 12 से 14 होते थे। उसे घटाकर 8 घंटे करवाना उन्हीं का काम था। ट्रेड यूनियन के अधिकार, कर्मचारी राज्य बीमा यानी ESI और प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करना, ये सब उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था। शिक्षा को लेकर भी उनका एक बहुत मशहूर विचार है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। क्या बात है, बहुत ही शक्तिशाली विचार है। और उनका प्रगतिशील नजरिया इस बात से भी झलकता है कि वे मानते थे कि किसी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जा सकती है। उनकी खुद की भी एक निजी लाइब्रेरी थी, राजगृह, जो दुनिया के सबसे बड़े निजी पुस्तकालयों में से एक थी। पढ़ाई से उनका लगाव तो बचपन से ही था और अंततः 1935 की उनकी उस ऐतिहासिक घोषणा पर आते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर मरूंगा नहीं। हाँ, ये फैसला कोई रातों रात गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। उन्होंने वर्षों तक दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया। अच्छा, मतलब घोषणा करने के बाद उन्होंने काफी समय लिया। बिल्कुल। और आखिरकार छुआछूत के दंश से मुक्त होने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने भिक्षु चंद्रमणि से बौद्ध धर्म अपना लिया। और दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ लगभग 5 लाख अनुयायियों ने भी धर्म परिवर्तन किया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये निष्कर्ष निकलता है कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये संघर्ष, शिक्षा और समानता का एक शाश्वत प्रतीक है। एकदम सही कहा आपने। और उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। आज भी उनके सिद्धांत समाज को दिशा देते हैं और प्रेरणा का स्रोत हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा विचार जो हम सभी के लिए सोचने वाली बात है। इन स्रोतों से ये स्पष्ट होता है कि डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि राजनीतिक समानता तब तक अर्थहीन है जब तक सामाजिक समानता न हो। ये सच में विचार करने वाली बात है कि क्या आज इतने दशकों बाद भी हमने उस सामाजिक समानता को पूरी तरह से हासिल कर लिया है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हर नागरिक को गहराई से चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस गहन विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर जो स्रोत सामग्री हमारे पास है उसमें एक बहुत ही दिलचस्प मल्टीपल चॉइस प्रश्न यानी MCQ का सेक्शन है। तो चलिए इसे एक रोचक रिवीजन के रूप में देखते हैं। मैं प्रश्न और विकल्प पढ़ता हूँ, आप उनके सही उत्तर और एक्सप्लेनेशन बताइएगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा पूरे विषय को दोहराने का। तो प्रश्न 1 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? विकल्प है A दापोली महाराष्ट्र, B महू मध्य प्रदेश, C सतारा महाराष्ट्र या D पोरबंदर गुजरात। इसका सही उत्तर है B महू मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन ये है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। बिल्कुल सही। प्रश्न 2, उच्च शिक्षा के लिए डॉक्टर अंबेडकर को किस रियासत के महाराजा ने छात्रवृत्ति प्रदान की थी? विकल्प A कोल्हापुर के महाराजा, B मैसूर के महाराजा, C बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ या D ग्वालियर के महाराजा। इसका सही उत्तर है C बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। एक्सप्लेनेशन के अनुसार बड़ौदा के महाराजा ने उनकी प्रतिभा देखकर उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी थी। प्रश्न 3, दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा सत्याग्रह किया था? विकल्प A चंपारण सत्याग्रह, B महाड़ सत्याग्रह, C
खेड़ा सत्याग्रह या डी बारडोली सत्याग्रह? इसका उत्तर है बी, महार सत्याग्रह। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित चौदार तालाब से पानी पीने के लिए यह ऐतिहासिक सत्याग्रह किया गया था। सही बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, ऐतिहासिक पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ, वह डॉक्टर अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? विकल्प ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी या डी लॉर्ड इरविन? सही उत्तर है सी, महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन बताता है कि यह समझौता यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था, जिसमें दलित वर्गों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई थीं। अगला है प्रश्न 5, डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में किस पद पर आसीन थे? विकल्प ए रक्षा मंत्री, बी कानून मंत्री, सी शिक्षा मंत्री या डी वित्त मंत्री? इसका उत्तर है बी, कानून मंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री का पदभार संभाला था। प्रश्न 6, भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? विकल्प ए झंडा समिति, बी संघ शक्ति समिति, सी संचालन समिति या डी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी? इसका सही उत्तर है डी, प्रारूप समिति। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। बिल्कुल। प्रश्न 7, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया? विकल्प ए 1950, बी 1956, सी 1947 या डी 1952? सही उत्तर बी, 1956 है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में उन्होंने हिंदू धर्म की जातिगत असमानताओं के कारण बौद्ध धर्म अपना लिया था। प्रश्न 8, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? विकल्प ए जातियों का विनाश, बी मूक नायक, सी डिस्कवरी ऑफ इंडिया या डी द बुद्धा एंड हिज धम्मा? इसका उत्तर है सी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक्सप्लेनेशन ये है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, जबकि अन्य तीनों बाबा साहब की प्रमुख रचनाएं या पत्रिकाएं हैं। प्रश्न 9, डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया? विकल्प ए 1956, बी 1980, सी 1990 या डी 1995? सही उत्तर सी, 1990 है। उनके उत्कृष्ट सामाजिक और राजनीतिक योगदान के लिए वीपी सिंह की सरकार के दौरान 1990 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। प्रश्न 10, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा था? विकल्प ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 32 या डी अनुच्छेद 21? इसका उत्तर है सी, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए बाबा साहेब ने इसे यह संज्ञा दी थी। बिल्कुल। प्रश्न 11, लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? विकल्प ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, सी सुभाष चंद्र बोस या डी बाल गंगाधर तिलक? इसका सही उत्तर बी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर है। उन्होंने 1930, 1931 और 1932 में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। प्रश्न 12, डॉक्टर अंबेडकर के पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में किस पद पर कार्यरत थे? विकल्प ए सिपाही, बी मेजर, सी सूबेदार या डी कर्नल? सूबेदार। रामजी सकपाल मिलिट्री में सूबेदार के पद पर थे और महू कैंटोनमेंट में तैनात थे। इसी कारण बचपन में बाबा साहेब को सैन्य अनुशासन का माहौल मिला। प्रश्न 13, डॉक्टर अंबेडकर ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? विकल्प ए स्वतंत्र लेबर पार्टी, बी गदर पार्टी, सी स्वराज पार्टी या डी फॉरवर्ड ब्लॉक? इसका सही उत्तर ए स्वतंत्र लेबर पार्टी है।
उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जो बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन में बदल गई। प्रश्न 14। डॉक्टर अंबेडकर के बचपन का स्कूल जीवन मुख्य रूप से कहां बीता जहां उन्हें छुआछूत का भयंकर सामना करना पड़ा? विकल्प ए पुणे, बी सतारा, सी नागपुर या डी दादर। उत्तर है बी सतारा। पिताजी की नौकरी छूटने के बाद उनका परिवार सतारा आ गया था। यही हाई स्कूल में पढ़ते समय उन्हें कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। प्रश्न 15। महिलाओं के संपत्ति और विवाह के अधिकारों में सुधार के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने संसद में कौन सा बिल पेश किया था? विकल्प ए महिला सुरक्षा बिल, बी समान नागरिक संहिता, सी हिंदू कोड बिल या डी विशेष विवाह अधिनियम। इसका सही उत्तर सी हिंदू कोड बिल है। हिंदू महिलाओं को तलाक, संपत्ति और गोद लेने के समान अधिकार देने के लिए उन्होंने ये बिल पेश किया था। इसका विरोध होने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और आखिरी प्रश्न 16। डॉक्टर अंबेडकर की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए राजघाट, बी विजय घाट, सी चैत्य भूमि या डी शांतिवन। इसका उत्तर है सी चैत्य भूमि। मुंबई के दादर स्थित उनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है, जहां लाखों अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो ये था हमारा पूरा रिवीजन। चर्चा को समेटते हुए अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति या एक समुदाय का संघर्ष नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जिस संविधान की रचना की, जिस सामाजिक न्याय की नींव रखी, वे आज हर नागरिक के जीवन का हिस्सा हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, दृढ़ संकल्प और शिक्षा से इतिहास की धारा को मोड़ा जा सकता है। उन्होंने अपने ज्ञान को समाज की बेड़ियां तोड़ने का सबसे बड़ा औजार